के कामकाज पर चर्चा का जवाब दिया है और इस दौरान उन्होंने आतंकवाद पर करारा हमला बोलते हुए सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का जिक्र किया। साथ ही अनुच्छेद 370 सहित तमाम मुद्दों पर कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष को घेरा है। अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में नक्सलवाद को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने कहा कि मार्च 2026 तक देश में नक्सलवाद समाप्त होगा। हम ना आतंक सह सकते हैं और ना ही आतंकवाद। और मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने कई सालों के परिवर्तन जो नहीं किया गया था उसको एक साथ कर राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति प्रधानमंत्री की ने। हमारे आने के बाद भी हमले हुए, उरी पर हुआ, पुलवामा पर हुआ। पहले हमले होते थे, कुछ नहीं होता था, कोई कुछ नहीं बोलता था, जवाब नहीं दिए जाते थे और लोग भूल जाते थे। मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला हुआ। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर जवाब दिया। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। और मैं जो बोल रहा हूं इसके पीछे नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल का परिश्रम, बारीक आयोजन, इनकी विकास की भूख संतोषने के लिए किए गए प्लानिंग और पैसों का आवंटन है। और सुरक्षा ग्रिड को एक भी जगह गैप न रह जाए, इस तरह से हमने पुख्ता किया है। मान्यवर, संवाद, सुरक्षा और समन्वय, ये 3 सिद्धांतों को अपनाकर हमने नक्सलवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी की। मैं फिर से एक बार डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ के जवानों को ढेर ढेर बधाइयां देना चाहता हूं, जिन्होंने घंटों घंटों तक, जहां सूर्य की किरण दिन दहाड़े भी ना पड़े, ऐसे घने जंगलों के अंदर पानी पिए बगैर, खाना खाए बगैर, नींद लिए बगैर इस समस्या के समाधान के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मान्यवर, कर्नाटक में मुस्लिम कोटा बिल पास हो गया है। बीजेपी विधायकों ने विधेयक फाड़कर स्पीकर पर फेंका है। विरोध के बाद भी बिल पास हो गया है। आपको बता दें कि इस बिल में सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को आरक्षण का प्रावधान है, यानी अब प्रदेश के सरकारी ठेकों में 4% ठेके मुस्लिम ठेकेदारों को मिलेंगे ही मिलेंगे। सरकार के इस फैसले ने बेंगलुरु से दिल्ली तक हंगामा मचा दिया है। विधानसभा में विपक्ष ने बिल का कड़ा विरोध किया और इस बीच दिल्ली में बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी और कर्नाटक सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया है। एंटी नेशनल जिहाद हुआ था कर्नाटक की असेंबली में, जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कर्नाटक की असेंबली में लगे थे कांग्रेस द्वारा। और उसी प्रकार इकोनॉमिक जिहाद हुआ है जब वक्फ बोर्ड के डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा पैकेज दिया गया है। यह आर्थिक जिहाद है। और आज हम जो देख रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट जिहाद है, जिसमें 4% कॉन्ट्रैक्ट अब मुसलमान कॉन्ट्रैक्टरों को दिया जाएगा। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर करोड़ों का कैश मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनका इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है, जिसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने ऐतराज जताया है, जिसको लेकर बार एसोसिएशन ने चिट्ठी लिखकर अपना विरोध दर्ज कराया। बार एसोसिएशन के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई डस्टबिन नहीं है। दरअसल एक अखबार में छपी खबर के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले में लगी आग के बाद वहां से भारी मात्रा में कैश बरामद हुए थे। आग लगने की घटना 14 मार्च की है। जिस वक्त आग लगी उस वक्त जस्टिस यशवंत वर्मा शहर से बाहर थे। हमारा ये कहना है कि क्या भ्रष्टाचार के आरोप को झेल रहे एक माननीय जज साहब, जिनको जो कहीं और पे पोस्टेड थे, वो यहाँ से जा चुके थे ऑलरेडी, उनकी अपनी स्वैच्छिक
रूप से उन्होंने स्थानांतरण लिया था और वो यहाँ पर फिर भेजे जा रहे हैं। क्या हमारा हाईकोर्ट डस्टबिन हो गया है कि किसी जज के ऊपर अगर कोई चार्ज लगता है तो उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया जाए? क्यों इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया जाए? क्या हम लोग का कोई वो नहीं है? हम लोग का अस्तित्व तो नहीं है? हमारी जुडिशरी यहाँ पर क्या निर्णय लेने के लिए जुडिशरी का स्वतंत्र होना आवश्यक नहीं है क्या? यहाँ पर एक भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे जज साहब को यहाँ भेज करके ये क्या साबित करना चाहते हैं? मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड को लेकर एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और सौरभ के परिजनों ने मुस्कान के माता पिता पर हत्याकांड में शामिल होने का आरोप लगाया है। हत्या के पीछे रुपयों के विवाद को बताया जा रहा है वजह। सौरभ के भाई संजय और बबलू से न्यूज 18 ने खास बातचीत की है कि इसके मर्डर का जो मोटिव जो इंटेंशन है ना वो पैसा ही है, क्योंकि हमारी जानकारी में ये आया है कि जो वो लंदन से लौट कर आया था तो उसका मोटिव था कि वो यहाँ पर आकर के अपने लिए मकान खरीदता और वो पैसा जो था वो मुस्कान और मुस्कान की फैमिली के पास में जमा करवा रहा था। लेकिन हमें ये पता चला है कि उस पैसे का इस्तेमाल उन लोगों ने अपने खुद के मकान को बनाने में ले लिया। मकान खरीदा उन्होंने, ठीक है, जो सुनने में आया है, मकान खरीदी उन्होंने, कार ली उन्होंने। तो सौरभ ने जब लौट के आने पर अपने मकान को, अपने खुद का मकान खरीदने के लिए अपना मेरठ मर्डर केस में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। दरअसल 6 घंटे में ड्रम काटकर सौरभ के लाश के टुकड़े निकाले गए थे, जिसमें हत्याकांड में इस्तेमाल चाकू के सौरभ के पेट से बरामद हुआ था। हत्या के बाद हथेली और सिर काटा गया था। पुलिस के मुताबिक ये एक सोची समझी साजिश थी। काला जादू से जुड़े कोई सबूत अब तक नहीं मिले। माननीय न्यायालय के सामने चार्जशीट कर प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें प्रभावी पैरवी करते हुए प्रयास किया जाएगा, इसमें जल्द से जल्द सजा की जाए। क्या ऐसा लगता है कि काला जादू की वारदात है इसमें? जी, अभी तक पुलिस में इस विवेचना के दौरान इस प्रकार के कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं। ये बड़ी सोची समझी साजिश थी जिसमें कि दोनों ने मिलकर व्यक्ति की हत्या की है और इसमें अभी तक इस प्रकार के कोई साक्ष्य नहीं आए। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। जेडीयू की तरफ से आरजेडी पर पलटवार किया गया है। नीरज कुमार ने आरजेडी पर सीधा सीधा हमला बोला है। 2002 की नीरज ने तस्वीर दिखाई है और नीरज कुमार ने यह आरोप लगाया है राष्ट्रगान के वक्त बैठे रहे थे लालू प्रसाद और राबड़ी देवी। कुर्सी पर बैठे रहे थे राबड़ी देवी और लालू प्रसाद। उस वक्त की तस्वीर उन्होंने साझा की है और हमला आरजेडी पर बोला है। लालू प्रसाद पर भी देश के अपमान का आरोप उन्होंने लगाया। 15 अगस्त 1997 को उल्टा झंडा फहराने का आरोप भी नीरज कुमार ने लगाया है। का प्रमाण पत्र बांटने वाला राष्ट्रीय जनता दल, ये फोटोग्राफ है। 26 जनवरी 2002 राज्य के मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी जी। लालू जी बगल में बैठे हुए हैं। मार्च पास्ट हो रहा है, राष्ट्रीय गान हो रहा है, लोग खड़े हैं और राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में राबड़ी देवी बैठी रही। और गुनाह किया कि उस समय के महामहिम राज्यपाल पुरस्कार वितरण कर रहे थे। परंपरा है कि महामहिम के जाने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री जाते हैं, लेकिन ये मुख्यमंत्री के रूप में चल दी। 15 अगस्त 1997 को लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। देश जश्न मना रहा था 50वां स्वतंत्रता दिवस का और तत्कालीन लालू प्रसाद जी ने के जब वहां उपस्थित थे, राष्ट्रीय झंडा उल्टा फहरा दिया गया। हरा रंग ऊपर और केसरिया नीचे। बढ़ेंगे आगे। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद राजेश कुमार पटना पहुंचते ही एक्शन में आ गए हैं और उन्होंने पार्टी के नेताओं से मुलाकात की है। पार्टी को मजबूत करने को लेकर मंत्रणा की गई। साथ ही उन्होंने सीनियर नेताओं से भी सहयोग की अपील की है। देखिए, हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, हमारा विरासत जो है सदियों से है और ये बड़ा परिवार है। तो हमको जो परिवार के दायित्व मिला है संभालने के लिए, तो मैं उसी एक्शन मोड में हूँ कि अपने परिवार के पहले ढूंढूं, उनसे बात करूं, उनसे मशवरा करूं, उनकी भावना को समझूं, उनसे आशीर्वाद लूं। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो कांग्रेस महापरिवार है ना, एक ज्वाइंट फैमिली की तरह है और हम अपने ज्वाइंट फैमिली को
जो पहले से जो है उसको और इंटैक्ट कर देना चाहते हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा है कि भविष्य में उनकी पार्टी आरएलजेपी महागठबंधन का हिस्सा बनेगी। साथ ही उन्होंने एनडीए गठबंधन पर अपमानित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी एनडीए के साथ हमेशा से थी, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं हुआ। दिया था और मेरे यहाँ कोई नहीं आया, सिर्फ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी मेरे यहाँ आए, मुझको उन्होंने सम्मान दिया। उसी दिन हमारी पार्टी का फैसला हुआ कि इंडिया गठबंधन में हम लोग भविष्य में जाएंगे, चूँकि एनडीए गठबंधन के द्वारा हम लोग को बहुत अपमानित किया गया। 5-5 सांसद की पार्टी, किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप नहीं, फिर भी अंतिम क्षण में हम लोगों के साथ में न्याय नहीं हुआ। बढ़ेंगे आगे।